मैं एक एक टाइप आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो ब्लड के बारे में हमने कल देख लिया था कि ब्लड के अंदर आरबीसी, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। और ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स की इंफॉर्मेशन होती है और प्रोटीन्स होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड ही करता है। ठीक। अच्छा, ये तो सबसे पहले तो हो गया ब्लड। ब्लड के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका था, इसलिए मैंने बस एक बार आपको रिकॉल करा दिया है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगली जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा वो है बोन। तो बोन के बारे में सुनिएगा। बोन में है, bone, this is an example of connective tissue. It forms the framework that supports the body. तो ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाती है। फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गया कि पूरी बॉडी का एक फ्रेम बना देना। तो फ्रेम क्या होता है, आप जैसे जानते हैं कि पूरी बॉडी होती है, तो पूरी बॉडी का जो फ्रेम होता है, पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है बोन्स का, उसको हम स्केलेटन बोल देते हैं। तो हम ये कहेंगे कि सबसे पहले ये क्या करती है, फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम इस टिश्यू का ही है। बोन एक टाइप का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। उसका काम है टू फॉर्म द फ्रेमवर्क फॉर द एंटायर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है, इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक, एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। बॉडी के जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट करती है और पूरी बॉडी को एंकर करती है। एंकर का मतलब क्या है कि हम जो खड़े रह पाते हैं ना, एंकर का मतलब होता है एक जगह स्टेबली खड़े हो जाना। ठीक है। जैसे मान लीजिए एंकर शब्द कहाँ से आया है कि जैसे हम शिप्स की बात करते हैं, तो शिप्स को जब पोर्ट पर लगाया जाता है ना, समुद्र के किनारे लगाया जाता है, तो ये कहा जाता है कि शिप को एंकर कर रहे हैं। एंकर करने का मतलब क्या है कि शिप को किसी एक जगह पर फिक्स कर रहे हैं, उसको खड़ा कर रहे हैं। तो वही चीज है। एंकल्स द मसल्स का मतलब क्या है कि मसल्स अगर खड़ी रह पाती हैं, मसल्स की अगर कोई शेप है, तो वो किसकी वजह से है, वो बोन कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है, क्योंकि बोन की वजह से ही मसल्स स्ट्रेट खड़ी हो पाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें बोन्स में कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग होता है, हमें मालूम है भाई, बोन स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लेक्सिबली ये मूव नहीं करता, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ये जो बोन है, बोन सारी की सारी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ये हो गया बेटा बोन कनेक्टिव टिश्यू। बोन, बोन के बाद पहले हमने ब्लड डिस्कस करा, फिर बोन करा डिस्कस, फिर नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट्स। ठीक है। अगला जो कनेक्टिव टिश्यू है ये है लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स के बारे में सुनिएगा। लिगामेंट्स में क्या होता है कि टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। तो दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करते हैं। दो बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है, वो जो जॉइंट होता है वो लिगामेंट टिश्यू से होता है। हम ये कहेंगे bones are connected to each other by ligaments। लिगामेंट्स की हेल्प से ही बोन्स कनेक्ट होती है। मतलब अगर मान लीजिए हम ये कहें कि ये हमारे हाथ की बोन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाथ की बोन है, और उसके बाद हम ये कहें कि उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ पर ये जो हाथ की बोन है ये मेरी पाम की बोन से कनेक्टेड है, तो ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट पर जो कनेक्शन दे रहा है वो कनेक्शन दे रहा है ये वाला टिश्यू, लिगामेंट इसको बोलते हैं। तो बोन्स को, एक टाइप की बोन को दूसरे टाइप की बोन से कनेक्ट करने का काम
ये वाली टिश्यू करती है लिगामेंट। इसका एक फंक्शन ये हो गया लिगामेंट का। दूसरा है दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। आप देख सकते हैं कि हम हाथ को इस तरीके से हिला पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए मैं अपनी बोन की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं अपनी यहाँ से लेकर और यहाँ तक बोन की बात करूं, तो क्या मैं इसको हिला पाऊंगा? नहीं। ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिल्कुल फिक्स है, ये नहीं हिलेगी। ठीक, तो इसीलिए हमने बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन लिगामेंट्स आर फ्लेक्सिबल। तो यार फ्लेक्सिबल लिगामेंट जो टिश्यू होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। उसके बाद लिगामेंट्स का नेक्स्ट पॉइंट है दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। वेरी लिटिल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि एक इस तरीके का सेल्स का नेटवर्क होता है कि सेल्स ऐसे करके ऐसा बना देते हैं जैसे कि एक जाल बन जाता है उस तरीके का। तो जैसे कि एक शीट बन जाती है, तो इसमें क्या होता है कि इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स बहुत छोटी होती है उनके पास। दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका बस इतना ही फंक्शन कि भाई ये बोन्स को कनेक्ट करते हैं, इनकी मैट्रिक्स बहुत कम होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है लिगामेंट। लिगामेंट के बाद अगला देखेंगे टिश्यू। अगला टिश्यू है बेटा कनेक्टिव टिश्यू का नेक्स्ट टिश्यू इट्स टेंडन्स। अब बात करते हैं टेंडन्स की। टेंडन्स क्या काम करते हैं? हम ये कहेंगे टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। ठीक, अगर मान लीजिए बोन को बोन से कनेक्ट करना है तो वो कौन सी टिश्यू करती है? लिगामेंट। लेकिन बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम टेंडन्स करते हैं। ठीक है, तो बोन्स आर connected to muscles by tendons। टेंडन से टिश्यू है, उस टेंडन टिश्यू से की हेल्प से बोन्स मसल्स से कनेक्ट होती है। समझ गए बेटा? टेंडन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यू होती है। फाइब्रस टिश्यू मतलब फाइबर की बनी होती है। फाइबर मतलब वही बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक जैसे थ्रेड्स होते हैं सेल्स के, उस तरीके के फाइबर्स से बनी होती है। ये वाली टिश्यू है फाइब्रस टिश्यू एंड have limited and have limited flexibility। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, इसमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन। इसका पहला पॉइंट है कि इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाने का काम बोन करता है, ये वाला टिश्यू। दूसरा है इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट ऑर्गन्स। ये पूरे के पूरे जो मसल्स हैं उनको एंकर करता है, मतलब सारे के सारे मसल खड़े रह पाते हैं बोन की वजह से। मेरी बॉडी स्ट्रेट खड़ी रह पाती है मेरे स्केलेटल सिस्टम की वजह से। थर्ड है दे आर स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है, बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है ये बोन्स। फिर है दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। वो कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। नेक्स्ट है लिगामेंट। दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम अगर कोई टिश्यू करती है तो उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड है दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स। तो उनकी मैट्रिक्स जो है वो बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड, बहुत छोटी होती है। फिर टेंडन्स। टेंडन्स दूसरी तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स बाय टेंडन्स। बोन्स और मसल्स का कनेक्शन होता है टेंडन्स की वजह से। नेक्स्ट है फाइब्रस टिश्यू। के टेंडन्स बहुत फाइब्रस टिश्यू होते हैं एंड दे हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल तो होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कम होते हैं फ्लेक्सिबल, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। ठीक है बेटा? टेंडन्स के बाद में हमारा अगला टिश्यू आएगा बेटा कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। अगला कनेक्टिव टिश्यू है, दिस इज कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में देखिएगा क्या है, ये वाली जो टिश्यू है इसमें हम ये कहेंगे कि द सॉलिड मैट्रिक्स इसमें है कि कार्टिलेज में वाइडली स्पेस, बहुत दूर दूर होते हैं सेल्स, बहुत दूर दूर होते हैं कार्टिलेज में। दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स। अच्छा, किसी की आवाज नहीं आ रही है बेटा? समझ में तो आ रहा है सारा जो बताया अभी तक? यस सर। शिवांश क्लियर है अभी तक जो समझाया? ओके, आदित्य क्लियर है? यस सर। अनमोल क्लियर है बेटा? यस सर। दिव्यांशी? यस सर।
इंदर, Yes, sir. ओके, प्राजक्ता, Yes, sir. युग, Yes, sir. क्लियर है ना जो बताया अभी तक? Yes, sir. ठीक है जी। तो अब देखते हैं कार्टिलेज में हम ये कहते हैं कि कोई भी जो टिश्यू होती है वो सेल्स से बनी होती है। तो सेल्स अगर बहुत आपस में नजदीक नजदीक चिपके हुए हैं तो हम ये कहेंगे कि उसका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, क्योंकि बीच में स्पेस ही नहीं है। अच्छा, और अगर सेल्स बहुत दूर दूर रखे हुए हैं तो हम बोलेंगे दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स। तो कार्टिलेज में जो सेल्स हैं वो बहुत दूर दूर रखे रहते हैं, तो इसलिए हमने कहा कि दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स। ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कार्टिलेज में वो है कि सॉलिड मैट्रिक्स, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मतलब इसकी जो शीट बनती है, जो इसकी टिश्यू की शीट होती है, तो हम ये कहेंगे सॉलिड मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ, इसकी जो मैट्रिक्स बनती है मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, मैट्रिक्स एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि कार्टिलेज की जो सॉलिड मैट्रिक्स बनती है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। It is made up of proteins and sugars. उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट है, कार्टिलेज का अगला फंक्शन है कि it smoothens bone surfaces and present in ear, comma, present in ear, comma, nose, comma, trachea and larynx। ठीक है, ये क्या करता है, कार्टिलेज टिश्यू का एक काम और होता है कि जो बोन होता है ना, बोन का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बोन को ना बिल्कुल स्मूथ कर देता है। मतलब बोन बाहर से रफ नहीं होती, बोन बाहर से काफी स्मूथ होती है। तो बोन के स्ट्रक्चर को स्मूदन करने का काम भी कार्टिलेज टिश्यू का होता है। एंड दिस कार्टिलेज टिश्यू इज प्रेजेंट इन आवर नोज, इन आवर ईयर, इन आवर ट्रैकिया एंड इन लैरिंक्स। ट्रैकिया और लैरिंक्स में ये मतलब इन चार ऑर्गन्स में कार्टिलेज टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये बोन्स को स्मूथ कर देती है। बोन्स का जो स्मूथ स्ट्रक्चर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, कार्टिलेज टिश्यू। उसके बाद ये है, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। तो कार्टिलेज क्या है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी नोज की बात करते हैं तो नोज को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्टिलेज टिश्यू की बनी हुई है। हम अपने ईयर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन हम जो अपनी बोन्स है ना, जो हमारी बोन्स है, हम अपनी बोन्स को मूव नहीं कर सकते क्योंकि बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो ये है कि वी कैन मूव आवर ईयर्स and nose but not bones because of flexibility issue, because of flexibility issue। ठीक है, ये हो गया कार्टिलेज का फंक्शन। कार्टिलेज के बाद बेटा अगला जो हमारा आता है नेक्स्ट है एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, आप देखिएगा, it is found between the skin and muscles, around blood vessels and nerves and in the bone marrow। इसको एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कहाँ मिलती है, जो हमारी मसल्स हैं, हमारी मसल्स की एक्सटर्नल कवरिंग क्या है, हमारी स्किन। तो हम ये बोलेंगे कि इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। तो मसल्स और स्किन को ज्वाइन करने वाली जो टिश्यू होती है उसको बोलते हैं एलियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। मसल्स और स्किन को कनेक्ट करने वाली टिश्यू ये होती है एलियोलर टिश्यू। दूसरा है अराउंड ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती है मतलब जो नसें होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है,
तो अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ होती है नर्व्स, नर्व्स के चारों तरफ भी ये होती है, एंड इन द बोन मैरो, बोन मैरो क्या होती है कि जो हड्डी होती है ना, जो बोन होती है, बोन अंदर से तो होती है खाली, अंदर से खाली होती है, लेकिन उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो। तो जो बोन की मजबूती होती है, जो बोन की स्ट्रेंथ होती है, वो बोन मैरो की वजह से ही होती है, क्योंकि बोन मैरो जो है वो उसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। नहीं तो अंदर से तो जो बोन होती है वो खोखली होती है, खाली होती है अंदर से। तो वो जो बोन मैरो है, दैट बोन मैरो इज मेड अप ऑफ दिस एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद अगला जो है, it fills the space inside the organs, support internal organs and help in repair of tissues. ये इंटरनल ऑर्गन्स को फिल अप करता है, fills internal organs and help in repair of tissues. मतलब टिश्यू में अगर कोई डैमेज हो जाता है तो टिश्यू के डैमेज को रिपेयर करने में ये वाली टिश्यू काम आती है, एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी। इसके बाद है बेटा हमारे पास अगला एडिपोज टिश्यू। लास्ट जो है एडिपोज टिश्यू, ADIPOSE, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू का काम क्या होता है? इसका एक ही काम होता है, they contain fat globules, fat globules होते हैं इसके अंदर। तो it is called fat storage tissue। एडिपोज टिश्यू क्या करती है? एडिपोज टिश्यू अपने अंदर फैट स्टोर करती है। जो बॉडी फैट होता है ना, कोई हर एक बॉडी होती है, हर एक बॉडी में जितना भी फैट होता है, तो वो जो फैट है, वो फैट सेल्स, वो सारे के सारे एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी टाइप्स और सारे के सारे फंक्शन हो गए टिश्यूज के, एक्सेप्ट ब्लड। ब्लड क्योंकि हमने कल डिस्कस कर लिया था, इस वजह से ब्लड आज में इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करा है लिखकर। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले बोन, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, मतलब बॉडी को एक ढांचा देता है, एक शेप देता है बोन। दूसरा, एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, पूरी जो मसल्स हैं उन मसल्स को ये एंकर करता है, यानी कि उन मसल्स को खड़ा करने का काम, उन मसल्स को सपोर्ट करने का काम बोन करता है। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है टिश्यू। उसके बाद अगला पॉइंट है, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये जो टिश्यू है ये कैल्शियम और फास्फोरस की बनती है। उसके बाद लिगामेंट, लिगामेंट क्या होती है? बोन्स को कनेक्ट करने वाली टिश्यू को लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट्स आर वेरी फ्लेक्सिबल। थर्ड है, दे हैव वेरी लिटिल मैट्रिक्स, उनकी मैट्रिक्स बहुत लिमिटेड होती है, बहुत छोटी होती है। फिर टेंडन्स, बोन्स और मसल्स वो जो आपस में चिपकते हैं, बोन्स और मसल्स जो आपस में कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, टेंडन। उसके बाद इट इज अ फाइब्रस टिश्यू एंड हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फाइब्रस टिश्यू होती है, फाइबर की बनी हुई होती है ना, और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, लचीलापन बहुत कम होता है, मतलब स्ट्रांग होती है, टफ होती है। फिर कार्टिलेज, दे हैव वाइडली स्पेस्ड सेल्स, कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, देखिए कोई भी टिश्यू है वो सेल्स से बनी है, सेल्स से मिलकर बनी है। तो हम ये कहेंगे कि इसके जो सेल्स हैं वो काफी दूर 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 रखे रहते हैं, वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं। उसके बाद अगला है कि इसकी कार्टिलेज की जो शीट होती है, जिसको हम सॉलिड मैट्रिक्स बोल देते हैं, तो कार्टिलेज की जो सॉलिड मैट्रिक्स है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ठीक, जैसे ब्लड के बारे में हमने बताया था ना, कि ब्लड में जो प्लाज्मा है वो सॉल्ट का, हार्मोन का और प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो इसी तरीके से ये बना हुआ होता है प्रोटीन्स और शुगर्स का, क्या कार्टिलेज टिश्यू। थर्ड है स्मूथन्स बोन सरफेसेस, ये बोन सरफेसेस को स्मूथ करने का काम करती है कार्टिलेज टिश्यू। बोन अगर हम देखें तो बोन की जो एक्सटीरियर सरफेस होती है, एक्सटर्नल सरफेस, वो काफी स्मूथ होती है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्टिलेज टिश्यू। इट इज प्रेजेंट इन अवर ईयर, नोज, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। ईयर, नोज, ट्रैकिया और लैरिंक्स इन ऑर्गन्स में मौजूद होती है। We cannot move our, we can move our ears and nose but not bones because of flexibility issue। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ऑर्गन्स को, जैसे कि हमारी नोज हो गई, जैसे कि हमारे ईयर हो गए, इनको हम मूव कर सकते हैं, लेकिन हम
बाकी जो हमारी बोन्स है, बोन्स को मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर रिजिड, दे आर हार्ड। एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है, ये कहाँ मिलती है, स्किन और मसल्स के बीच में मिलती है, स्किन और मसल्स को चिपकाने का काम करती है एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये मिलती है कहाँ, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी चारों तरफ, नर्व्स जो होती हैं उनमें, और बोन मैरो में। बोन के अंदर एक लिक्विड फ्लो करता है व्हिच इज नोन एज बोन मैरो, तो उसमें मिलती है। फिर हम कहेंगे सेकंड पॉइंट है इसका, इट फिल्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर टिश्यूज। ठीक, तो क्या करती है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के उनको फिल अप करती है ये टिश्यू और रिपेयरिंग के काम आती है। फिर नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू, दे कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स, इनके अंदर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स मतलब स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स, उनको ग्लोब्यूल्स बोल देते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है। अच्छा, इट इज कॉल्ड फैट स्टोरेज टिश्यू, ये फैट को, बॉडी फैट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो बेटा इट वाज ऑल अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो हमारी नेक्स्ट टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू करेंगे हम एनिमल टिश्यू में, ये बता रहा हूं मैं। और अभी तक मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू तक के नोट्स भेजे हैं, आगे के नोट्स आपको कल या मैक्सिमम परसों तक आपको मिल जाएंगे, परसों सुबह तक, ठीक है ना। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कल मिल जाए आपको। देखिए, अब नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तीन तरीके की होती है। मस्कुलर टिश्यूज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट है क्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू, सेकंड है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, और बेटा थर्ड है कार्डियक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तीन तरीके की होती है। अब इनके भी फंक्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होती है, मस्कुलर टिश्यू होती किस तरीके की। सबसे पहले मस्कुलर टिश्यू की ब्रॉड सेंस में बात करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ इधर से, कनेक्टिव टिश्यू की टाइप सारी बता रहा हूँ। बेटा सबको समझ में तो आ गया कनेक्टिव पूरा, ये बता दीजिए कनेक्टिव टिश्यू सभी को क्लियर है। Yes, sir. गरिमा क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है जी। देखिए, अब मैं बात करता हूँ मस्कुलर टिश्यू की। तो मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले हम बोलेंगे मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स आल्सो कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो मस्कुलर टिश्यू में क्या क्या होता है, इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड का मतलब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, कॉल्ड मसल फाइबर्स, कौन बोलते हैं मसल की फाइबर्स। उसके बाद सेकंड है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट इसी टिश्यू की वजह से होता है। तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। अगर मसल्स ना हो तो हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। इट इज रिस्पांसिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। उसके बाद हम ये कहेंगे कि इसमें मसल्स में स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, कंटेन्स contains special proteins
contains special proteins called contractile proteins, called contractile proteins. अभी इसका मतलब भी समझाऊंगा क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का मतलब क्या है। और तो सुनिएगा, इसमें ये है कि मसल जो है इलॉन्गेटेड सेल्स, लंबे लंबे मसल सेल्स होते हैं। मसल जो मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, वो लंबे लंबे सेल्स से मिलकर बनी है और वो जो लंबे लंबे सेल्स हैं उनको हम बोल देते हैं मसल फाइबर्स। पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड पॉइंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मस्कुलर टिश्यू की वजह से हो रहा है। ठीक। थर्ड पॉइंट, इट कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स। ये जो मस्कुलर सेल्स हैं, ये मसल फाइबर्स हैं, ये किसके बने हुए हैं? इट कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड होते हैं। तो हमारी मसल है, हम अपनी जो मसल्स हैं बॉडी में, जो अलग अलग मसल्स हैं, हम अपनी बॉडी की मसल्स को अलग अलग मूव कर सकते हैं। हम उनको कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, हम उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो कुछ मसल्स तो ऐसी होती है जो हमारे हाथ में होते हैं जिनका मूवमेंट, और कुछ मसल्स ऐसी होती है जिनका मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होता। तो जिनका मूवमेंट हमारे हाथ में होता है उनको हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। जिनका मूवमेंट हमारे हाथ में नहीं होता उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल। ठीक है, इनवॉलंटरी मसल क्या होगी? जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, तो हार्ट का मूवमेंट मेरे हाथ में नहीं है, हार्ट लगातार चलता ही रहेगा। आप कहो कि मैं हार्ट को रोक सकता हूँ क्या, या मैं हार्ट की चलने की स्पीड को बढ़ा सकता हूँ क्या, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हार्ट अपनी स्पीड से चलता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं अपने इसोफेगस की बात करूं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे जो फूड पाइप जा रहा है, तो अगर मान लीजिए मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाते हुए मैंने जो भी मैं खा रहा हूँ उसको मैंने स्वेलो किया, तो ये जो मसल होती है ना हमारी, जो अंदर इसोफेगस जाती है, ये जो मसल है, इस मसल में ये भी इनवॉलंटरी एक्शन होता है। मतलब मैं चाहकर भी वो जो मैंने स्वेलो कर लिया है, मैं उसको बीच में रोक नहीं सकता। मैं चाहूँ तो अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, सिकोड़ लूँ, है ना, और जो खाना मैंने खाया वो रुक जाए बीच में कहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मैंने स्वेलो कर लिया वो अंदर स्टमक तक जाएगा ही जाएगा, फिर आगे प्रोसेस कंप्लीट होगा ही होगा जो होना है। ठीक है ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि कुछ वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वॉलंटरी मसल्स वाले, और कुछ इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे हाथ में नहीं होते। अब बात करते हैं इसकी टाइप की। तो पहली टाइप है स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिएटेड की बात करता हूँ। मैं सिर्फ स्ट्रिएटेड लिख रहा हूँ ऊपर। स्ट्रिएटेड का मतलब स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिएगा, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। कुछ मसल्स ऐसी हैं जिनको हम खुद अपने हाथ से, मतलब अपनी मर्जी से मूव करा सकते हैं। Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we decide to stop them. Such muscles are called voluntary muscles. मेरा हाथ हो गया, मेरा पैर हो गया, ये मसल्स हैं, तो मैं इनको जब चाहूँ तब मूव कर सकता हूँ, जब चाहूँ तब मैं रोक सकता हूँ। ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं कि मसल्स which can be, muscles whose movement can be controlled by us, are called वॉलंटरी मसल्स। इन मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, क्योंकि वॉलंटरीली मैं चाहूँ तो अपने हाथ को आगे मूव कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसको पीछे मूव कर सकता हूँ। तो ये वॉलंटरी एक्शन है, मतलब जब मैं चाहूँ तब मैं ये काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसका जो आता है स्ट्रिएटेड मसल में, जो नेक्स्ट पॉइंट है, these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in the body movement. ये स्ट्रिएटेड मसल को वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, और फिर हम बोलते हैं कि also called, ये वाली जो मसल्स हैं also called skeletal muscles because they are connected to bones. They are connected to our bones, तो इसलिए इनको skeletal muscle भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसका हम देखिएगा स्ट्रिएटेड मसल का। Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands or striations when stained properly.
अगर मान लीजिए मैंने किसी मस्कुलर टिश्यू को लिया और मस्कुलर टिश्यू के ऊपर जैसे मान लीजिए हमें स्टडी करना होता है ना किसी सेल को या टिश्यू को, तो हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर सैफरनाइन सॉल्यूशन डाल देते हैं। जैसे आपने करा होगा, जो सेल वाला चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा कि जो अनियन पील होता है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने करा होगा, सबसे पहली एक्टिविटी थी कि जो अनियन होता है, अनियन की स्किन को निकालो और उसकी स्किन को आप एक स्लाइड पर डाल दीजिए। स्लाइड क्या होती है, कांच की बहुत बारीक सी एक प्लेट होती है, उसके ऊपर आपने अनियन का पील जो है यानी कि अनियन की बारीक सी स्किन को आपने डाल दिया, उसके ऊपर आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सैफरनाइन सॉल्यूशन या आयोडीन सॉल्यूशन को डाल दिया। वो डालने के बाद इफ यू वेट फॉर सम टाइम, तो उसमें क्या होता है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें माइक्रोस्कोप से देखने को होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारे सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये अलग अलग दिखाई देने लगते हैं हमको। ठीक, तो वही काम अगर मैं किसी मसल के साथ में करूँ, तो मसल फाइबर अगर मैं लूँ या मस्कुलर टिश्यू लूँ और उसके ऊपर मैं कोई सैफरनाइन सॉल्यूशन डालकर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करूँ, तो उसमें स्ट्रिएशंस यानी कि छोटे 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 धब्बे दिखाई देते हैं। स्ट्रिएशंस मतलब छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। इसमें क्या है, हम ये कहते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप लाइट एंड डार्क बैंड्स और striations can be seen, or striations can be seen. So they are also called. So they are also called striated muscles. Striated muscles या striated muscular tissue. ठीक है? Striations light and dark bands, मतलब कई जगह थोड़े हल्के स्टेन्स दिखाई देंगे, कई जगह थोड़े से डार्क स्टेन्स दिखाई देंगे, जिनको हम स्ट्रिएशंस बोल देते हैं, धब्बे बोल देते हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है the cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched. Cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multi-nucleate. Multi-nucleate का मतलब क्या है, having many nuclei. न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म को बोल देते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, तो स्ट्रिएटेड मसल्स में इतना ही। अब स्ट्रिएटेड मसल्स को मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी बच्चे दोबारा से ध्यान से समझिएगा। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने कहा मसल्स whose movement can be controlled by us are called voluntary muscles। वो मसल्स जिनका मूवमेंट हम खुद से अपने हाथों को चला सकते हैं, खुद से अपने हाथों को रोक सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये मेरे खुद के हाथ में है, तो इनको बोलते हैं कि मैं वॉलंटरीली ये काम कर रहा हूँ, तो इसलिए इन मसल्स को हम बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। पहला पॉइंट तो ये है। सेकंड, they are also called skeletal muscles because most of these muscles are connected to bones। क्योंकि ये बोन से कनेक्टेड है, तो इस वजह से हम इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें लाइट और डार्क बैंड्स यानी कि अलग अलग लाइट और डार्क कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं, तो इस वजह से इन मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल भी बोल दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, दे आर लॉन्ग, लंबी होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड यानी कि उनकी अलग अलग ब्रांचेस नहीं निकली होती, अनब्रांच्ड होती है, एंड मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब इसमें बहुत सारे, मल्टी सेलुलर का मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो बहुत सारे न्यूक्लियस मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई, प्लूरल फॉर्म में न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेटा स्ट्रिएटेड मसल्स के सारे फंक्शंस। स्ट्रिएटेड के बाद अगली जो मेरी मस्कुलर टिश्यू आती है उसको हम बोलते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। अब स्मूथ मस्कुलर टिश्यू इसमें मैंने आपको अभी जो फूड स्वेलो करने का एग्जांपल, बेटा स्ट्रिएटेड सभी को क्लियर है, बता दीजिए। प्राजक्ता क्लियर है बेटा?
striated Yes, वाला? sir. अक्षत क्लियर है? Yes, sir. गरिमा क्लियर है बेटा? Yes, sir. योग बताइए बेटा क्लियर है? Yes, sir. इंदर क्लियर है? Yes, sir. अनमोल, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? मतलब चलिए तो मैं Yes. अब नेक्स्ट आता हूँ स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पर। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू में है the movement of fluid in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movements। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स कभी सिकुड़ जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कभी एक्सपैंड कर जाती हैं। अगर मान लीजिए मैंने किसी खाने को स्वेलो करा तो जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड जा रहा है तो उसको मैं रोक नहीं सकता। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है, जो वो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है, उनको मैं रोक नहीं सकता। वो हमेशा इस तरीके से मूवमेंट चलता ही रहेगा एज लॉन्ग एज द बॉडी इज अलाइव, तब तक वो मूवमेंट चलता रहेगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो मूवमेंट्स हैं ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं और ये मूवमेंट्स जिन टिश्यू की वजह से ये मूवमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी टिश्यू। जैसे यहाँ पर इसको वॉलंटरी मसल बोल दिया तो उनको इनवॉलंटरी मसल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि we cannot really start them or stop them simply by wanting to do so। हम खुद चाहकर भी उनको रोक नहीं सकते और स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको हम यही कहेंगे कि voluntarily we can't start or stop the movement of these tissues। ये जो स्मूथ टिश्यूज होते हैं इनके मूवमेंट को मैं चाहकर भी ना तो खुद से स्टार्ट कर सकता हूँ और ना ही खुद से रोक सकता हूँ। ठीक है, तो voluntarily we can't start or stop the movement of these tissues, so they are called involuntary muscles or smooth muscles। involuntary muscles or smooth muscles। ठीक है, involuntary muscle बोलते हैं या स्मूथ मसल बोलते हैं। एक तो ये चीज हो गई इनवॉलंटरी मसल और स्मूथ मसल। इसके बाद नेक्स्ट है they are also found in the iris of the eye। they are found in the iris। अभी बताता हूँ आइरिस क्या होता है। आइरिस ऑफ द आई, they are found in the iris of the eye and bronchi of the lungs and bronchi of the lungs। यानी कि आइरिस क्या होता है, जो मसल होती है ना हमारी आंख की मसल, अगर रोशनी बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए आप धूप में खड़े हो जाते हैं और आप सूरज की तरफ देखते हैं तो अचानक से आपकी आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं और आप हाथ भी लगा लेते हो। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है कि आपकी आंखें अचानक से छोटी हो जाए, आप चाहकर भी ऐसे खोल नहीं पाओगे उसको ज्यादा देर, वो फिर बंद हो जाएंगी। ठीक है, और अगर लाइट बहुत कम है तो आपकी आंखें अचानक से बड़ी बड़ी हो जाती है, तो वो आप खुद से नहीं करते हो कि भाई लाइट कम हो गई चलो आंखों को बड़ा बड़ा कर लो, लाइट ज्यादा हो गई चलो आंखों को छोटा छोटा कर लो, ये अपने आप होता है। तो इसलिए आइरिस मसल ये काम करती है, ये आई के अंदर होती है आइरिस मसल, ये आंख को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने का काम करती है व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये इनवॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है इसका। इसी तरह से ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, तो लंग्स जो होते हैं, लंग्स को हम नहीं कहते कि चलो भाई सांस ले लो, चलो भाई सांस छोड़ दो। ठीक है, हाँ हम वॉलंटरीली कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, जब चाहें तो सांस को रोक सकते हैं, लेकिन लंग्स के मूवमेंट को अगर सांस जा रही है अंदर और सांस बाहर निकल रही है और आप कहोगे सांस तो अंदर बाहर जाती रहे लेकिन मैं लंग्स के मूवमेंट को रोकना चाहता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है। आप सोच समझ के सांस नहीं लेते हो, सांस ऑटोमेटिकली लेते रहते हो आप थ्रू आउट द डे।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी द सेल्स, इसमें जो सेल्स होते हैं द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं ना द सेल्स आर पॉइंटेड, पॉइंटेड होते हैं। इसको पॉइंटेड जो सेल्स होते हैं ना उनको ये भी बोल देते हैं बेटा स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। पॉइंटेड सेल्स को हम ये भी बोल देते हैं स्पिंडल शेप। द सेल्स आर पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। द सेल्स आर पॉइंटेड एंड यूनिन्यूक्लिएट। पॉइंटेड होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कई सारे नहीं होते, सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पर था ये आपका ये वाला जो था मैनी न्यूक्लिया, मैनी न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत न्यूक्लियस होते हैं। तो इसमें क्या है कि दे आर यूनिन्यूक्लिएट, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये हो गया। और दे आर आल्सो कॉल्ड, जैसे वो स्ट्रिएटेड मसल्स थे तो इनको अनस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। They are also called uncreated muscles. They are also called unstriated muscles. ठीक, उसके बाद जो इसमें हमारा लास्ट टाइप का मस्कुलर टिश्यू आता है, मस्कुलर टिश्यू में वो अगला आता है बेटा कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्ट्रिएटेड हो गया, स्मूथ हो गया, फिर अगला है कार्डियक। कार्डियक आप समझ ही गए होंगे, कार्डियक नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये हार्ट से रिलेटेड है कार्डियक। तो इसमें क्या होता है ना, मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, तो दीज, और ये पूरी लाइफ चलता रहता है। जो हार्ट की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती रहती हैं और एक्सपेंड भी करती रहती हैं, उनको आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब, और अगर वो रुक चुकी हैं तो आप चाहकर उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हम ये कहते हैं muscles of a heart are called cardiac muscles. हार्ट की मसल्स होती हैं कार्डियक मसल्स, और ये सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट। दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट का मतलब क्या है कि इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है बस। ठीक है जी, कार्डियक मसल्स में सिर्फ इतना। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी ये तीनों टाइप की मसल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी। अब जो Yes, अगला sir. हमारा टिश्यू है, जो इस चैप्टर में लास्ट टाइप का टिश्यू है, वो टिश्यू है बेटा नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जो आखिरी टाइप का टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। तो मैं ये इधर मिटाकर यहाँ पर समझाता हूँ। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ पर होता है। ये होता है ब्रेन में। ब्रेन के एक्शंस को कंट्रोल करने वाले टिश्यू को हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। अब उसमें नर्वस टिश्यू में टिश्यू किससे मिलकर बनता है? टिश्यू बनता है सेल्स से मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल होगा, मेरे को उस सेल को स्टडी करना होगा, क्योंकि जो ब्रेन का सेल होता है ना वो अलग तरीके का सेल होता है, उसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। तो सबसे पहले क्या है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में क्या है कि the brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. The cells of these tissue are called nerve cells or neurons. तो हम ये कहते हैं कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो नर्व्स हैं ये सारी की सारी नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी है। Cells of which nervous tissue is made of are called neurons. जिन सेल्स से मिलकर नर्वस टिश्यू बनती है उसको हम बोल देते हैं न्यूरॉन्स।
उसके बाद यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। न्यूरॉन में एक सिंगल पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सॉन। तो ये हो गया। उसके बाद हमने कहा और बहुत छोटे छोटे शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स होते हैं। न्यूरॉन हैज शॉर्ट branched parts called dendrites। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं बेटा, उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स में। ठीक है, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद जो एक इंडिविजुअल नर्व सेल है वो 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड दे मेक अप अ कंप्लीट नर्व। नर्व इंपल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जो नर्व से जो इंपल्सेस आती हैं, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं यहाँ से न्यूरॉन से, नर्वस टिश्यू से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की वजह से ही हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की वजह से। अच्छा, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू is the fundamental to most animals, and this combination enables animals to move rapidly when and where it is required। तो जब किसी भी एनिमल को किसी भी तरीके का मूवमेंट करना होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे हम हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, तो किसी भी तरीके का कोई अगर हमको एक्शन करना होता है तो वो हमारा ब्रेन हमको इंस्ट्रक्शन देता है, और ब्रेन के इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमारी जो मसल्स हैं वो काम करती हैं। तो बेटा ये हमारा नर्वस टिश्यू था, और ये लास्ट टॉपिक था। इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो गया है आपका टिश्यू वाला। ठीक है, मैंने जो ये पॉइंट्स बना बना कर एक्सप्लेन करे हैं, आपको डेली का मैं वीडियो भेज रहा हूँ। तो ये जो टिश्यू वाले चैप्टर की वीडियोस हैं, जब आप इस चैप्टर को पढ़ो तो एक बार ये वीडियोस भी देख लेना, अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं तो आपने अगर क्लास के दौरान ही ढंग से सब समझ लिया है तो आप नोट्स में से कोई भी चीज छोड़ना मत, अच्छे से लर्न कर लेना। मैंने एपिथेलियल टिश्यू तक के नोट्स आपको भेज दिए हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और ये नर्वस टिश्यू, इसके नोट्स में आपको बनाकर मैक्सिमम परसों सुबह तक भेज दूंगा, या हो सकता है कि मैं कल ही भेज। ठीक है, तो बेटा इतना ही है, और आप इसको लर्न करेंगे चैप्टर को। जहां पर भी प्रॉब्लम आए प्लीज मेरे से पूछना दोबारा। सभी को क्लियर है ना ये?